नमस्कार। संवादपात के साथ के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में हम 3 गर्मागर्म मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहला, कोविड-19 की उत्पत्ति और कोविड-19 के नए वेरिएंट्स पर, जिनके बारे में कुछ सनसनीपूर्ण नई बातें सामने आई हैं। दूसरा, भारत जैसे बड़े आबादी वाले देश में अमेरिकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को आखिरकार प्रवेश मिल ही गया, इस प्रवेश के पीछे की कहानी। और तीसरा, केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारों की बैटिंग में कॉन्फिडेंस कुछ कम क्यों नजर आ रहा है। आगे बढ़ने से पहले मेरा ये अनुरोध है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम में जो नजरिए पेश किए जाते हैं वो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। शुरू करते हैं कोविड-19 और नए वेरिएंट्स के साथ, जिनके बारे में सनसनीखेज और चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन से भागकर अमेरिका आए हुए एक व्यक्ति ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कथित रूप से बताया है कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के एक प्रयोगशाला में हुई। उस व्यक्ति ने कथित रूप से यह भी बताया कि चीन अपनी भूमिका पर पर्दा डालने के लिए नए वेरिएंट्स बनाकर यह भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहा है कि कोविड-19 का वायरस वास्तव में प्रकृति से ही आया है। यह खबर निश्चित रूप से सनसनीपूर्ण और चौंकाने वाली है, क्योंकि यह खुलासा इस सवाल पर से पर्दा उठाने में मदद करता है कि आखिर भारत समेत अन्य देशों में नए वेरिएंट्स एक के बाद एक कैसे आते चले गए। भारत में वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा किए गए जांच से ऐसा पता लगा है कि B.1.617 का एक संशोधित रूप यानी B.1.617.2, जिसका नाम WHO ने अब डेल्टा वेरिएंट रख दिया है, ये डेल्टा वेरिएंट दूसरी लहर के पीछे कहर बरपाने के लिए जिम्मेदार था। मैंने पहले भी अपने शो में कहा है कि प्रकृति खतरनाक वायरस और उसके वेरिएंट्स बनाने की कोई बुटीक चलाती है, ऐसा नहीं लगता। खासकर ऐसे वायरस के वेरिएंट्स जिस वायरस के प्राकृतिक रूप से बनने की संभावना लगभग शून्य है। इसलिए कोई अगर ये कहे कि वायरस के नए वेरिएंट के पीछे भी कोई साजिश है, किसी देश का हाथ है, तो इसको नकारा नहीं जा सकता। मैंने एपिसोड नंबर 13 और 14 में बताया था कि अगर यह साबित हो जाए कि कोविड-19 की उत्पत्ति चीन के प्रयोगशाला से हुई तो पूरी दुनिया का गुस्सा चीन पर फूट सकता है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया को कोविड-19 से जो हानि और बर्बादी हुई है उसकी भरपाई के लिए चीन को $10 ट्रिलियन यानी कि 100 खरब डॉलर मुआवजा देना चाहिए। इस बीच हाल में एक और सनसनीपूर्ण खबर सामने आई, जिसमें कहा गया कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े थिंक टैंक या विशेषज्ञ समूह द चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ फुडान यूनिवर्सिटी के सीनियर रिसर्चर चेन पिंग ने कथित रूप से कहा है कि 2020 में चीन ने जैविक लड़ाई में अमेरिका को हराया और अमेरिका को उसकी औकात बता दी। चीन जिस प्रकार की हेकड़ी दिखा रहा है और चीन ने अमेरिका को इस साल मार्च में एक उच्च स्तरीय बैठक में जिस प्रकार बुरी तरह लताड़ा, तो जैसा कि मैंने एपिसोड नंबर 14 में कहा था, ये हेकड़ी वाला व्यवहार अमेरिका को बुरी तरह से खाए जा रहा है। अब जबकि कोविड-19 की कलई खुल रही है तो इस पूरे घनचक्कर में अमेरिका खुद भी लपेटे में आता दिख रहा है। हाल में अमेरिका के NIAID के मुखिया डॉक्टर फाउची के जो ईमेल लीक हुए हैं उससे ये बातें सामने आ रही हैं कि किस प्रकार से वायरस संबंधी गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को चीन के लैब में करवाए जाने की दिशा में चीन को अमेरिका से मदद मिली थी और इस सब में डॉक्टर फाउची काफी सक्रिय दिखते हैं। डॉक्टर फाउची महाशय कौन है, वो क्या चीज है, अब तो भारत के लोग भी वाकिफ होते जा रहे हैं भारतीय मीडिया के जरिए। गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसमें यह रिसर्च किया जाता है कि कैसे एक कम घातक वायरस को और खतरनाक एवं तेजी से फैलने वाले वायरस के रूप में परिवर्तित किया जा सके। तो सारांश में तमाम बातें यही संकेत देती हैं कि कोविड-19 की उत्पत्ति में कहीं न कहीं चीन की भूमिका अहम रही, न केवल ओरिजिनल वायरस के मामले में बल्कि बहुत संभवतः बाद के वेरिएंट्स के फैलने के मामले में भी। यह भी साफ है कि चीन ने ये सब
एसिमेट्रिक युद्ध रणनीति के तहत ही किया होगा। आज की चर्चा से आपको ये तो साफ हो गया होगा कि कोविड-19 के संदर्भ में अमेरिका चीन को घेरने और सबक सिखाने के लिए क्यों बेचैन हो रहा है। इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि ये बहुत ही खेद का विषय है कि यूरोप के मजबूत देशों ने चीन की भूमिका के बारे में चुप्पी साध रखी है। ये चुप्पी क्यों साध रखी है, इसका खुलासा मैंने एपिसोड नंबर 12 में किया। जिन्होंने नहीं देखा हो वो कृपया देख लें। इसमें कोई संदेह नहीं कि कोविड-19 की उत्पत्ति मानव जाति के इतिहास में अवश्य ही सबसे घिनौने हरकतों में से एक हरकत के रूप में गिना जाना चाहिए। इसमें भी कोई शक नहीं कि कोविड-19 नाम का अध्याय दूसरे या तीसरे या चौथे लहर के साथ ही समाप्त नहीं होगा। बहुत मुमकिन है कि नए नए वेरिएंट्स आते जाएंगे और हाँ, उनके लिए भी वैक्सीन बनते चलेंगे और वैक्सीन बनाने वाले और बेचने वालों का धंधा खूब बढ़िया चलेगा। तो इसी बात पर अब हम चलेंगे इस एपिसोड के दूसरे विषय की ओर, जिसका संबंध भारत में कोविड-19 के वैक्सीन को लेकर जो मोड़ आए हैं उनके बारे में। कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए वैक्सीन ही कारगर तरीका है, इस सोच को लगभग सारी दुनिया ने मान लिया है। उसी के तहत वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां वैक्सीन बनाने में पिछले 1 साल से जुटी हुई हैं। कोविड-19 का वैक्सीन एक मल्टी बिलियन डॉलर यानी अरबों डॉलर का बिजनेस है। दूसरे प्रोडक्ट्स की तरह वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के लिए भी बड़े बाजार की जरूरत होती है। वैक्सीन के मामले में बड़ा बाजार माने बड़ी आबादी। अब दुनिया में जनसंख्या की दृष्टि से 2 सबसे बड़े बाजार हैं, चीन और भारत। चीन ने खुद ही अपना वैक्सीन बना लिया है, ऐसा चीनी सरकार कहती है। चीनी वैक्सीन कितने अच्छे हैं या बुरे हैं ये तो ऊपर वाला ही जाने, लेकिन चूंकि चीन ने अपना वैक्सीन बना लिया है, लिहाजा दूसरे देशों के वैक्सीन बनाने वालों की दाल तो वहां गलेगी नहीं। ऐसी सूरत में सबसे बड़े बाजार के रूप में भारत ही बचता है। भारत ने भी स्वयं वैक्सीन बनाने का बीड़ा उठाया था और भारतीय कंपनियां वैक्सीन बनाने में लग गईं। भारत ने दूसरे देशों को वैक्सीन देकर वाहवाही भी लूटी। अब रूस के अलावा पश्चिमी देशों की जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके गले ये बात तो उतर नहीं रही होगी कि भाई हम भारत में क्यों नहीं घुस पा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया कि कोविड-19 का वैक्सीन अरबों डॉलर का बिजनेस है, तो ऐसे में वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में जबरदस्त कंपटीशन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि इस कंपटीशन में तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए गए होंगे और शायद अभी भी अपनाए जा रहे हैं। आप लोगों को याद ही होगा कि कैसे कभी एक वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स की खबरें आती थी मीडिया में, तो कभी दूसरे वैक्सीन की। भारत के लोगों को यह भी याद होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के फैक्ट्री के एक हिस्से में इस साल बहुत ही भयंकर आग लगी थी, जिससे खबरों के अनुसार कंपनी को करीब 1000 करोड़ का नुकसान हुआ। लोगों को यह भी याद होगा कि भारत में बनने वाला भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के बारे में भारत में लोगों ने तरह तरह की बातें कही थी, उंगलियां उठाई थी। मजे की बात यह है कि पश्चिमी देशों के कोविड-19 के वैक्सीन जो बाजार में आने लगे थे, उनके बारे में भारत में किसी की ये हिम्मत नहीं हुई कि चूं भी कर दे। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि कहा जाता है कि पश्चिमी देशों की कुछ कंपनियां इतनी शक्तिशाली हैं, विश्व स्तर पर उनकी पहुंच इतनी गहरी, तगड़ी और खतरनाक है कि उन पर उंगली उठाने वालों के साथ वो हश्र हो जाता है कि उंगली उठाना तो छोड़िए, व्यक्ति हाथ उठाने लायक भी नहीं रहता। कंपटीशन और तिकड़ों का ये आलम देखिए कि भारत बायोटेक के वैक्सीन को WHO से मंजूरी नहीं मिली है, जबकि चीन के वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। अब अमेरिकी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की लार टपक रही थी कि भाई भारत जैसे बड़े बाजार में कैसे घुसा जाए और माल कमाया जाए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं रहा था। अब किस्मत कहिए या कुछ और, इस बीच महाराष्ट्र में डेल्टा वेरिएंट ने तहलका मचाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे इस वेरिएंट ने दूसरे राज्यों में भी अपना विकराल रूप दिखाया। भारत की राजनीतिक पार्टियों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि भारत में वैक्सीन की कमी है और वैक्सीन चाहिए। फिर तो जबरदस्त संयोग का वो कमाल हो गया जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। वैक्सीन खरीदने को लेकर राहुल गांधी का बयान उस समय आ गया जिस समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचने वाले थे। इस विपक्षी नेता ने अपने वीडियो बयान में बड़े जोरों से यह कहा कि जहां से भी वैक्सीन मिले खरीद लो
और ये भी सुनिश्चित करो कि भविष्य में वैक्सीन की कमी ना हो। आप समझते हैं ऐसे बयान बस इत्तेफाकन आ जाते हैं? संयोग की ऐसी बातें गले नहीं उतरती। और फिर देखिए भारत सरकार पर दबाव का कमाल। अमेरिका की 3 वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को भारत में प्रवेश मिल गया। खबरों के अनुसार इन कंपनियों ने भारत के सामने इंडेमनिटी की शर्त रखी है। ऐसा समझा जाता है कि शायद सरकार अंततोगत्वा इस शर्त को मान ले। आपको याद होगा कि भारत ने पहले इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की इंडेमनिटी की शर्त नहीं मानी थी। खबरों के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को यह छूट नहीं मिली हुई है। और मजे की बात तो यह है कि जब लगने लगा कि अमेरिकी कंपनियों के साथ भारत का करार होना लगभग तय है, कुछ उसी समय अमेरिका के उपराष्ट्रपति का फोन आ गया जिसमें उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को वैक्सीन के अतिरिक्त डोज देने के बारे में आश्वासन दे दिया। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि जब अरबों डॉलर के व्यवसाय का मामला हो तो खेल अलग अलग माध्यमों के जरिए बहुत ही रोचक ढंग से खेले जाते हैं। तो आपने देखा डेल्टा वेरिएंट की जबरदस्त मार का कमाल। पूरे भारत में अफरा तफरी मच गई, भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंची और अमेरिका के नए प्रशासन के सामने भारत को काफी नरम होना पड़ा। डेल्टा वेरिएंट के भारत में यकायक पाए जाने के पीछे कोई साजिश थी या नहीं, किसी देश का हाथ था या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन कोविड-19 के पूरे प्रकरण में इस बात से घिन आती है कि अपने फायदे के लिए जैविक वस्तु को इस्तेमाल करने का जो चलन ऐसा लगता है शुरू हो गया है, ये एक बहुत ही खतरनाक शुरुआत है। इसका अंत कहां जाकर होगा ये कहना मुश्किल है। इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर कोविड-19 के नए नए वेरिएंट्स आते रहें समय समय पर। और कुछ ना हो, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों की तो चांदी होती रहेगी। अब कोविड-19 की दूसरी लहर के अलावा तूफानों ने भी भारत के नाक में दम किया। अब जल्दी से एक नजर डालते हैं कि भारत के मौजूदा हालात में केंद्र सरकार और बीजेपी की राज्य सरकारें किस प्रकार की बैटिंग कर रही हैं। यास तूफान के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच होने वाले मीटिंग को लेकर जो बवाल हुआ उसके बारे में आप सभी जानते हैं और इस बारे में हमने विशेष नजरिया पेश किया था हमारे एपिसोड नंबर 14 में। विवाद जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस पूरे विवाद में पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बनर्जी को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जो कार्रवाई की गई वो बड़ी विचित्र और हास्यास्पद लगी। वो इसलिए क्योंकि बनर्जी महाशय को 1 जून को दिल्ली में पेश होने के लिए कहा गया, जबकि अलापन बाबू 31 मई को रिटायर हो रहे थे। गृह मंत्रालय में शायद किसी ने सोचा होगा कि बनर्जी बाबू को 3 महीने का एक्सटेंशन मिल रहा था, लिहाजा वो चले आएंगे दिल्ली में अपनी सफाई देने। लेकिन आलापन बाबू ने बहुत कॉमन सेंस के साथ काम किया। उन्होंने 31 मई को ही रिटायरमेंट ले लिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया 1 जून से। बनर्जी बाबू के विरुद्ध कुछ प्रशासनिक कार्रवाई किए जाने की भी बातें सामने आई। समझ में नहीं आता कि ये कौन लोग हैं जो इस प्रकार की हास्यास्पद अप्रोच लेने का मशवरा देते हैं। इस पूरे हाय तौबा के अंत में हुआ क्या? कुछ नहीं। गृह मंत्रालय आलापन बाबू का कुछ नहीं उखाड़ पाया और खंबा नोचता रह गया। और अब जब गृह मंत्रालय की बात चल पड़ी है तो ये जिक्र करना बनता है कि बीजेपी का समर्थन करने वाले लोगों के मन में एक डाउट सा उभर रहा है कि क्या गृह मंत्रालय अपने कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुंचाने में सक्षम है। ये डाउट इसलिए उभर रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली कार्रवाइयां या तो कंप्लीट नहीं हुई या बीच रास्ते ही ठप हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में बड़े जोर शोर के साथ जांच शुरू हुई। किसी को नहीं मालूम कि उस जांच का क्या हुआ है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, टेलीविजन रेटिंग के मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा अर्नब गोस्वामी को रगड़ दिए जाने के बाद जब केंद्र सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश दिया तो सीबीआई टीम को महाराष्ट्र सरकार ने घुसने ही नहीं दिया और सीबीआई जांच वहीं ब्रेक लग गए उस जांच को। एक और उदाहरण ले लीजिए, महीनों से किसान आंदोलन चल रहा है। अब कल्पना कीजिए कि देश की राजधानी की सीमा पर महीनों से हजारों लोग बैठे हुए हैं।
ये लोग दिल्ली की सीमा से कब हटेंगे किसी को नहीं मालूम। शायद लोगों को आने जाने में तकलीफ हो रही है, उसकी शायद किसी को कोई परवाह नहीं। कहने का मतलब ये है कि देश की राजधानी में समय समय पर कुछ ना कुछ आंदोलन शुरू हो जाते हैं और वो महीनों चलते हैं। बीजेपी समर्थकों के मन में ये प्रश्न उठ रहा है कि एक पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार इन मसलों को शीघ्रता के साथ सुलझाने में सक्षम है या नहीं। कंपैरिजन के तौर पर देख लीजिए कि महाराष्ट्र में एक 3 टांग वाली सरकार जिसको कुछ ही महीने हुए थे, उस सरकार ने बिंदास अर्नब गोस्वामी और अन्य लोगों को बुरी तरह से रगड़ दिया। तो बीजेपी के चाहने वालों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि केंद्र सरकार में कहीं कॉन्फिडेंस की कमी तो नहीं है, या हिम्मत की कमी है, या फिर काबिलियत की कमी तो नहीं है। आखिर माजरा है क्या? अब अगर राज्यों में चुनाव की बात की जाए तो यह कहना होगा कि हाल के दिनों में बीजेपी को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही है। बीजेपी के समर्थक एक बार फिर इस सोच में पड़ गए हैं कि रणनीति बनाने के मामले में बीजेपी की सोच मॉडर्न समय के अनुरूप है या नहीं। बंगाल में बीजेपी द्वारा एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद भी जो करारी हार हुई वो लोगों को इस बात को सोचने पर मजबूर कर रही है। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से बीजेपी को बेवकूफ बनाया गया था वो तो जग जाहिर रही। बीजेपी समर्थकों को ये महसूस होने लगा है कि अगले साल होने वाले इलेक्शंस में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट तो जीत दिलाने से रहे। जीत का मुख्य मुद्दा होगा देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के पास रोजगार है या नहीं। अर्थव्यवस्था को मैनेज करने के मामले में वर्तमान सरकार कोई बहुत बढ़िया नंबरों से तो पास नहीं हो पा रही है, ये तो कहना होगा। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को शायद पास मार्क भी नहीं मिल पा रहे। एक और चीज जो बीजेपी के चाहने वालों को महसूस हो रही है वो ये है कि अगर बीजेपी की चुनाव जीतने की रणनीति इस बात पर आधारित है कि सारे हिंदू मिलकर बीजेपी को वोट दे देंगे तो ये रणनीति निहायत मूर्खतापूर्ण है। हाल के बंगाल चुनाव में ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई। चाहे अयोध्या में मंदिर कितना ही भव्य बनाया जा रहा हो या फिर कितने ही गौशालाएं बन रही हो, इन बातों से हिंदू वोटर बहुत इंप्रेस हो जाएंगे और फिर सारे के सारे वोट बीजेपी को दे देंगे। ऐसा लगता नहीं। पिछले 1200 साल के इतिहास के अनुभव के आधार पर लगता है कि विपक्षी पार्टियों को इन बातों का आभास है, इसलिए वो लगातार बीजेपी पर हमला किए जा रहे हैं। तो फिलहाल क्रिकेट की भाषा में यही कहना होगा कि पिच की स्थिति बीजेपी के लिए कठिन चल रही है और बीजेपी को बैकफुट पर बैटिंग करनी पड़ रही है। यह भी कहना उचित होगा जब तक कोविड-19 की दूसरी लहर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक सरकार को शायद बैकफुट पर ही खेलना होगा। लेकिन सबसे मुख्य बात यह है कि देश की अर्थव्यवस्था में नई जान, नई ऊर्जा फूंकने की आवश्यकता है। सिर्फ ये कह देने से कि देश के सामने मौकों का अंबार लगा हुआ है, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सॉलिड एक्शंस के आधार पर लोगों को राहत नहीं मिलता। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक बातें महज बातें ही रह जाती हैं। आज इतना ही। आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। किसी खास आर्थिक या राजनीतिक मुद्दे पर चर्चा होगी। समय का अभाव न हुआ तो यूथ डायरेक्ट में होगी युवाओं के मुद्दों पर चर्चा। साथ ही होंगे उपयोगी सुझाव जीवन और अपने करियर को बेहतर बनाने के बारे में। उम्मीद है कि इस शो का स्वरूप आपको पसंद आ रहा है। इस कार्यक्रम में वो नजरिए पेश किए जाते हैं जो आपको शायद कहीं और नहीं मिलेंगे। यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अवश्य सब्सक्राइब करें। अब आज्ञा लेता हूं। चौकन्ने रहें, संगठित रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार।